मैम आपका मेथड फॉलो करके ना हमें अच्छे से कुछ क्वेश्चंस तो आ रहे हैं आईबी में, पर कुछ क्वेश्चंस में अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है मैम। तो इसीलिए आज के लेक्चर में मैं डिस्कस कर रही हूँ आईपीसी इंडियन पीनल कोड के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े कंफ्यूजिंग है, जिसका आंसर आपको एक ही बैराक से सीधा सीधा नहीं मिलता है। पर एआईबी एग्जाम के लिए, स्पेशली एआईबी 19 एग्जाम के लिए इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, when two or more persons by fighting in a public place disturb public peace they are said to commit करके उन्होंने ऑप्शंस में राइट, अफ्रे, असॉल्ट ऐसा कुछ ऑप्शंस दिए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सिचुएशन उन्होंने बताया ये कौन सा ऑफेंस बनता है। तो ये सारे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं, आपको एक सिचुएशन समझाया जाएगा एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑफेंस कौन सा है। जैसे इस केस में सिचुएशन क्या बता रहे कि देखिए दो लोग हैं, ठीक है, बढ़िया। अब ये दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, चाहे तो तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि टू और मोर लिखा है। तो ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पर ये लोग ना ये सब पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पब्लिक पीस है वो इफेक्ट हो। ये जब लड़ाई झगड़े की वजह से पब्लिक पीस इफेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफेंस, अफ्रे बोलते हैं। कौन सा ऑफेंस है? अफ्रे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होता है। आई होप बहुत लोगों को ये पता है क्योंकि ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, आपका एआईबी में पूछा जा सकता है, बहुत सारे स्टेट्स के जुडिशरी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अफ्रे जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है? लोग दो या दो से ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, करने तो दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। पर फर्क हमें इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि ये पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक पीस अफेक्ट हो। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप इस बार एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉबरी क्या होता है, एक सिचुएशन दे दिया और आपको पूछ रहे हैं कि ये रॉबरी होता है कि नहीं, और फिर पूछ रहे हैं ये रॉबरी होता है कि डकॉइटी होता है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए रॉबरी क्या होती है, डकॉइटी क्या होती है, थेफ्ट और रॉबरी में क्या फर्क है। फिर एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसका भी मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी। आईपीसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग के बारे में। हाउस ब्रेकिंग क्या क्या होता है, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग में क्या फर्क है। ये क्वेश्चंस भी हम, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे आईपीसी में तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा। तो हर साल ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सब ना एक ही कैटेगरी के आते हैं, आइडेंटिफाई द ऑफेंस। सिचुएशन दे दिया, आपको ऑफेंस आइडेंटिफाई करना हो। तो ऐसे टाइप ऑफ सवाल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सेक्शन नंबर कहीं लिखा नहीं होता है, ज़रूरी है आप पहले से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ के जाए। अगर आप कम टाइम में, अभी मुझे पता है काफ़ी लोग चिंतित हैं कि कर पाएंगे कि नहीं, डोंट वरी, आप कर सकते हो। अभी भी अगर आप 2-3 घंटे बैठ के पढ़ लेंगे तो आपको, अगर कुछ भी नहीं आता हो एआईबी के लिए, फिर भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। आप मेरे गाइडेंस में पढ़ाई कर सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि इतना ही पढ़ के जाना है, बाकी सब नहीं पढ़ना। इस टाइम पे तो यही काम आता है। अभी पूरा बुक, पूरा फर्स्ट पेज से लास्ट पेज पढ़ने तक किसी के पास टाइम नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से करें, खुद से करने में थोड़ा आलस भी आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ज़रूरी होगा एक गाइडेड प्रेपरेशन। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ना नंबर होगा, नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कोर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, रेक्स वर्सेस गोविंदा, द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू प्रोविजंस ऑफ आईपीसी वर एक्सप्लेन्ड। ये क्वेश्चन में भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे मैं एक चीज साफ साफ बता दूं, रेक्स वर्सेस गोविंदा या आर वर्सेस गोविंदा लिखा है, इसका मतलब एक ही है, ये एक केस लॉ का नाम है बस। रेक्स वर्सेस गोविंदा क्या है? ये एक केस लॉ है। और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ये जो केस लॉ है, ये केस लॉ कौन से दो आईपीसी के सेक्शन के बीच का डिफरेंस या डिस्टिंक्शन बता रहा है। डिफरेंस हो, डिस्टिंक्शन हो, एक ही शब्द है। तो कौन से दो आईपीसी के प्रोविजंस के बीच का डिफरेंस या डिस्टिंक्शन ये केस बता रहा है, ये पूछ।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एंड आने के चांसेस हर साल हर एग्जाम में इसके चांसेस होते हैं। एंड यहाँ पर आंसर है सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300। सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी किसके बारे में होता है? कल्पेबल होमिसाइड के बारे में होता है। सेक्शन 300 आईपीसी किसके बारे में है? मर्डर के बारे में है। तो कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करते हुए हमारे पास जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो है आर वर्सेस गोविंदा या रेक्स वर्सेस गोविंदा। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बारे में जब भी डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या हो गया? रेक्स वर्सेस गोविंदा। तो इसलिए आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300। मैं अब इस जजमेंट के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं क्या? ये पता है कब आया था ये जजमेंट? हमारा आईपीसी आया था 1860 में। ये जजमेंट लगभग 1876 में आया था। ये उस जमाने के यानी ब्रिटिशर्स के जमाने के बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। ये आपको फ्रीली ये जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी ऑनलाइन। अगर आप एक बार खोल के देखते हैं तो शायद पूरा ना 1-1.5 पेज में खत्म ही हो जाता है जजमेंट। ये तो इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। कल्पेबल होमिसाइड क्या है, मर्डर क्या है, कॉम्प्लिकेटेड तो है ही। इस जजमेंट में इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को भी एकदम फटाफट बहुत ही छोटे एंड क्रिस्प मेथड में उन्होंने लिख दिया जजमेंट। एंड तब से लेके 1876 से लेकर अभी भी यही हमारे लिए लैंडमार्क जजमेंट बन के रहा है। इतना छोटा सा जजमेंट। आजकल के अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखते हैं तो आराम से पेजेस 100 पेजेस तो आराम से पहुंच जाते हैं। छोटी छोटी इश्यूज पे भी अब हम देखते हैं कि लगभग 50-60 पेजेस का एवरेज जजमेंट होता रहता है। और उस जमाने में इतना कभी भी लेंदी जजमेंट्स नहीं होते थे, काफी छोटे छोटे जजमेंट्स ही होते थे। ठीक है, तो याद कर लिया रेक्स वर्सेस गोविंदा या आर वर्सेस गोविंदा। अगर आपको पता है कि इसको रेक्स या आर क्यों बुलाते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना। काफ़ी सारे जो जजमेंट्स आप ब्रिटिश टाइम के देखते हैं उसमें ना ये रेक्स या आर लिखा रहता है, स्पेशली क्रिमिनल केसेस में। तो किसी को पता है ये ऐसा क्यों होता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये भी थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को इसमें भी डाउट हुआ था। इन कैमरा ट्रायल इज कंडक्टेड इन केसेस चार्ज्ड अंडर सेक्शन करके उन्होंने कुछ सेक्शन नंबर दिए। इसमें पूछ रहे कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर इन कैमरा ट्रायल हो सकता है। क्वेश्चन का मतलब ये है। अब ये ट्रिक क्वेश्चन इसलिए हुआ क्योंकि ऑप्शन में आईपीसी लिखा हुआ है, तो अक्सर मेरा जो मेथड है उस हिसाब से सब लोग आईपीसी का बैराक्ट उठाते हैं इसके लिए भी। अब बात ये है कि ये ऐसा सॉल्व नहीं होगा। ये आईपीसी प्लस सीआरपीसी का कंबाइंड क्वेश्चन है, ये इंटरलिंकिंग का क्वेश्चन है। सीआरपीसी में एक प्रोविजन है, एक धारा है सेक्शन 327। सेक्शन 327 ऑफ सीआरपीसी अगर आप खोलेंगे उसमें लिखा रहेगा ओपन कोर्ट। द कोर्ट विल बी द ट्रायल कोर्ट विल बी अ ओपन कोर्ट, इट विल बी अ प्लेस फॉर पब्लिक, ऐसा लिखा रहेगा। यानी कि अगर आप जाके देखना चाहते हैं कोई भी क्रिमिनल ट्रायल आप जा सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक के लिए अलाउड है। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कोर्ट के अंदर, ये आपके पास राइट है। ठीक है, क्योंकि ये ओपन कोर्ट है एज पर सेक्शन 327 ऑफ सीआरपीसी। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, थोड़ी सेंसिटिव इश्यूज होती हैं, फैमिली इश्यूज हो गया, रेप सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हो गए, जहाँ पर बयान देते वक्त या एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन होते वक्त जब होता है तब विटनेसेस से पूछताछ करते वक्त कुछ अनकंफर्टेबल सी चीज़ें क्वेश्चंस में आते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए ज़रूरी है प्राइवेसी, है ना? तो उस प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। एक्सेप्शंस टू ओपन कोर्ट, यानी अगर आपका केस उस एक्सेप्शन में आता है तो आपका जो प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, जो भी ट्रायल चल रहा है क्रिमिनल ट्रायल, वो ओपन कोर्ट में नहीं होगा। वो फिर कहाँ होगा मैम? अगर आपका केस एक्सेप्शन में आता है तो वो इन कैमरा होता है। क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन कैमरा। इन कैमरा प्रोसीडिंग या इन कैमरा ट्रायल होता है।
अब जाहिर सी बात है कि वन सच एक्सेप्शन, ऐसा एक एक्सेप्शन हमारे लिए है सेक्शन 376 के रेप केसेस। रेप केसेस में विक्टिम को अनकंफर्टेबल फील ना हो, वो खुल के अपना बयान दे सके, एट द सेम टाइम विक्टिम की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम कुछ केसेस में ओपन कोर्ट ना रखें, इन कैमरा करें। तो इन कैमरा का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑफेंसेस क्या है? रेप केसेस, जो कि हमारा सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी में आते हैं। तो इसीलिए आंसर यहाँ पर है सेक्शन 376 आईपीसी। तो ये आंसर आपको सेक्शन 376 आईपीसी में नहीं मिलेगा, इसका जो आंसर है ये आपको सेक्शन 327 ऑफ सीआरपीसी में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप पहली बार एग्जाम में जाके करते हैं तो आपको मुश्किल होगा। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को मैं अपने कोर्स में पढ़ाती हूँ। एंड इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने कोर्स में जो पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से है। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारा फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओनस ऑफ प्रूविंग एक्सेप्शन लाइज ऑन डैश। अब ये भी ना थोड़ा इंटरलिंकिंग क्वेश्चन है। ये इंटरलिंकिंग क्वेश्चन है आईपीसी प्लस एविडेंस एक्ट का। यहाँ पर आईपीसी एंड एविडेंस एक्ट को मिला के आपको आंसर मिलता है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर कोई भी केस में ये दिखाना है कि वो क्रिमिनल केस एक एक्सेप्शन में फॉल करता है, तो उसका ओनस का मतलब होता है बर्डन या जिम्मेदारी, ड्यूटी, ऐसा याद कर सकते हैं। ओनस का मतलब जिम्मेदारी, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अगर कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसमें एक्सेप्शंस में मेरा फॉल होता है केस करके, कोर्ट को प्रूव करने का जो ओनस है, कोर्ट को प्रूव करने की जो जिम्मेदारी है, वो किस पर फॉल करती है, ये पूछ रहे हैं। का आंसर आपको सेक्शन 105 ऑफ आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट में इसका आंसर मिलता है। आंसर क्या है आपको पता है? ऑप्शन बी, अक्यूज। हमेशा अक्यूज पे जिम्मेदारी होती है कि वो जाके प्रूव करे। अगर वो कहना चाहता है कि इंसैनिटी की वजह से ये जो पूरा ऑफेंस हुआ है वो ऑफेंस है ही नहीं, तो वो इंसैनिटी प्रूव करने की जिम्मेदारी किस पे होगी? अक्यूज पे होगी। अगर अक्यूज ये कहना चाहते हैं कि जो मर्डर हुआ था वो प्राइवेट डिफेंस में हुआ था, तो प्राइवेट डिफेंस प्रूव करने की जिम्मेदारी किस पे होगी? अक्यूज के पास होगी। अगर ये कहना चाहते हैं कि कंसेंट था तो इसीलिए रेप नहीं है, तो वो कंसेंट प्रूव करने की जिम्मेदारी किस पे होगी? अक्यूज्ड पे होगी, है कि नहीं? तो ये वाला क्वेश्चन भी आप थोड़ा रट के चले जाइए, क्योंकि आने के चांसेस ऐसे क्वेश्चंस में भी ज्यादा है। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा अक्यूज्ड पे होता है जब भी आप क्रिमिनल केसेस के बारे में बात कर रहे। एक और क्वेश्चन कर लें, लास्ट क्वेश्चन हमारा। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर एआईबी का क्वेश्चन है, एआईबी 17 का क्वेश्चन। थोड़े से डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के मन में, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा विस्तार में एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। इफ समवन लाइज बिफोर द कोर्ट ऑन एफिडेविट, हाउ कैन इट बी टैकल्ड बाय द एडवोकेट और एडवोकेट्स? थोड़ा सिचुएशन को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी बंदे ने एफिडेविट बनाया है अपना, वो एफिडेविट वो कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं। एफिडेविट में क्या होता है? आई सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो करके आपका जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं वो लिखते हैं, और आप कहते हो कि मेरे हिसाब से ये सारी चीजें ट्रू है करके आप एक पूरा अपना एफिडेविट लिख के देते हैं कोर्ट में अपने केस, कोई भी केस। यानी कि आपको पता चलता है किसी ने, क्लाइंट ने गलत एफिडेविट बना दिया है। वो एफिडेविट में जो भी फैक्ट्स लिखे हैं वो सरासर झूठ है, आपको ऐसा पता चलता है। तो एज ए ऑपोजिट पार्टी, एज एन ऑपोजिट एडवोकेट आप क्या कर सकते हो, ये पूछे। ये सिचुएशन दिया गया है। यहाँ पर आंसर है पर्जरी। पर्जरी का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, ऑप्शन ए। जब भी आप एफिडेविट पे कोई भी गलत चीजें बोलते हो वो आईपीसी के हिसाब से ऑफेंस है। सेक्शन पता है कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन 191 एंड सेक्शन 193
ऑफ आईपीसी के हिसाब से आपको सजा हो सकती है अगर आप कभी भी कोर्ट के सामने गलत बयान देते हैं, लिखित रूप में देते हैं या ओरली भी देते हैं, बट अगर आप फॉल्स स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो कि सच है ही नहीं, जो सरासर झूठ है, तो उस केस में आपको सजा हो सकती है। तो सजा होने के लिए अंडर आईपीसी अगर आपको सजा होनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। इसका जो शब्द है, इंग्लिश शब्द, उसको हम बोलते हैं पर्जरी। पर्जरी का मतलब क्या होता है, कोर्ट के सामने आके झूठ बोलना, तो हम पर्जरी बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी AIB 17 का थोड़ा सा हटके है, क्योंकि सीधा सीधा सेक्शन 191 या 193 ऑफ आईपीसी के बारे में क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा हटके उन्होंने पूछा था। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस अगर रिपीट होते हैं तो इस बार आपको मार्क्स लूज आउट नहीं करना।